बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं, हाउसिंग को बोलते हैं आवास और एक्सटेंशन एजुकेशन को बोलते हैं प्रसार शिक्षा। तो आवास और प्रसार शिक्षा से बनने वाले प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा, इसको जो भी आप उचित समझे बोल सकते हैं। बीए के 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो भी, माइनर है तो भी, आपके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। पारंपरिक भारतीय घरों में एक आवश्यक स्थान माना जाता है। बीए 4th सेमेस्टर, अगर आप बीएससी में भी हैं, अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, माइनर का पेपर है, मेजर का पेपर है, तो उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पारंपरिक भारतीय घरों में एक आवश्यक स्थान माना जाता है। बरामदा जो होता है, इसका होना परम आवश्यक होता है। प्राचीन घरों में या पारंपरिक घरों में बरामदे का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से उत्पन्न प्रभाव को क्या कहते हैं? तो कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से उत्पन्न प्रभाव को ही बृहदता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बृहदता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहदता जानते हैं क्या होती है? यानी कम समय, मतलब कम स्थान में बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया जाए। कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से तात्पर्य होता है बृहदता का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, आमुख शब्द का क्या अर्थ है? आमुख शब्द का अर्थ होता है आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति। ठीक है, आमुख का क्या मतलब होता है? आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति, यानी कि आपका जो घर का एक प्रकार से मुंह है, वो किस तरीके का या एक प्रकार से किस दिशा में आपको बनाना चाहिए, तो का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवन निर्माण में आमुख का क्या महत्व है? आमुख का क्या महत्व होता है भवन निर्माण में? तो आमुख का महत्व क्या होता है भाई? आमुख का महत्व होता है कि भवन की बाह्य और पीछे की स्थिति जो होती है वो कैसी है। इसके अलावा जो है भवन आवास का सौंदर्य नहीं होगा, आवास का उपयोग, हाँ, आवास की स्थिति नहीं। भवन की बाह्य और पीछे की स्थिति जो होती, बाहरी और पीछे की स्थिति वो कैसी है? प्रकाश सही से आएगा कि नहीं आएगा? रोशनदान से प्रकाश आएगा या झरोखे से, यानी कि खिड़की से हवा आएगी कि नहीं आएगी, ये सब आपको देखना होता है। ठीक है, तो आमुख वो होता है आपका। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक प्रकार से मकान के लिए। ठीक है, आमुख जो होता है इसकी व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक अच्छे मकान में आप देखेंगे फर्श होती है, इसके अलावा दीवारें होती हैं, बाहर की दीवारें होती हैं, इसके अलावा पार्टीशन की दीवारें होती, छत होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, दरवाजे खिड़की होते हैं, पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था। ठीक है, मलमूत्र और गंदे जल का निष्कासन करने के लिए नालियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। घर की नींव एक प्रकार से बहुत ज़रूरी होती है। भूमि का चयन करने के लिए आपको जो एक प्रकार से उपयोगी भूमि मानी जाती है, सबसे उपयुक्त तो पथरीली भूमि मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी रिस रिस करके नीचे चला जाता है और नींव भी मजबूत रहती है पथरीली भूमि पर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको बता दें पहले से ही। क्लियर, तो प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग, तो इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आमुख की स्थिति किस पर निर्भर करती है? आमुख की स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो भवन की लागत पर नहीं, जलवायु की भिन्नता पर एक प्रकार से निर्भर करती है आमुख की स्थिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठंडे क्षेत्रों में आवास का मुख्य द्वार किस तरह, मतलब किस तरह बनाया जाता है, यानी किस तरफ, बताएं। तो ठंडे प्रदेशों में आवास का जो मुख्य द्वार होता है वो दक्षिणाभिमुख बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गर्म क्षेत्रों में आवास का मुख्य द्वार किस तरफ बनाए जाते हैं? तो उत्तरमुखी बनाए जाते हैं गर्म क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। गर्ममुखी में उत्तर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है एक प्रकार से जो धूप है वो घर में ना आए, और तमाम प्रकार के इसके जो है, चूंकि उत्तरमुखी जब घर आपका होगा तो इससे जो हवाएं चलेंगी उससे भी बहुत कम एक प्रकार से प्रभाव आप पे पड़ेगा, लू जो वगैरह होंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आमुख को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? आमुख को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे सूर्य का भ्रमण चक्र, सूर्य भगवान किस किस दिशा से जाते हैं, पूरब से पश्चिम में जाते हैं, तो सूर्य का जो भ्रमण चक्र है ये भी प्रभावित करता है। वायु की दिशा और वर्षा की गति भी प्रभावित करती है। भूखंड की क्या स्थिति है ये भी
आमुख को प्रभावित करने वाले कारकों में से ये सब हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, कमरों में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करना क्या कहलाता है? तो कमरों में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करना ही बृहदता कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया। बृहदता जो होती है ये एक प्रकार से कमरों को आयताकार बनाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। कमरे जब आपके वर्गाकार होते तो छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वही कमरे अगर आप आयताकार बनाएंगे तो बड़े दिखाई पड़ेंगे। तो आपसे और दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति अगर आप उचित रखेंगे तो भी आपका कमरा ठीक ठाक दिखेगा। कमरे की दीवारों पर हल्के और ठंडे रंगों का प्रयोग करें, इससे भी आपका घर बड़ा दिखता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा ये बताएं, विभिन्न कमरों को उनके कार्यों के उचित सहसंबंध में और एक दूसरे के साथ निकटता में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो उसको सामूहिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामूहिकरण बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है, भूखंड चयन में सबसे महत्वपूर्ण माना क्या गया है? भूमि को चयन करते समय सबसे जरूरी चीज होती है कि व्यक्ति की आर्थिक क्षमता कितनी है, यानी कि आपके पास कितना पैसा रुपया है, वो आप देख लें। और स्थान आपको कैसा चाहिए, ठीक है, स्थान का चुनाव कर लें। ठीक है, स्थान का चुनाव, ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। का और खा दोनों राइट आंसर होगा, गा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूमिखंड के चयन में आवश्यक है। भूमिखंड के चयन में क्या आवश्यक है भैया? तो भूमिखंड के चयन में क्या आवश्यक है बताएं? भूमिखंड के चयन में क्या आवश्यक है? तो भूमिखंड के चयन में परिवार की भाव और वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं वो, भौतिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं और सार्वजनिक और यातायात की सुविधाएं, ये सब किसी भी जमीन को खरीदने से पहले ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। भूमिखंड चयन का मतलब होता है जब कोई आप जमीन खरीदने जाएं तो उसको चुनाव करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपकी आय जो है मान लेते बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में आप भूमिखंड का आकार का निर्धारण कैसे करेंगे? तो निम्न आय वर्ग के लिए कितने कितने भूखंड के आकार का निर्धारण जो है वो किया गया है? तो 75 वर्ग गज से अधिक और 200 वर्ग गज से कम अगर आप लेते हैं जमीन तो ये ठीक मानी जाती है आपके लिए। मध्यम आयु वर्ग के लिए 300 वर्ग गज से ज़्यादा और 400 वर्ग गज से कम जमीन आपके लिए उपयुक्त मानी जाती है अगर आपकी जो है आय मध्यम है तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, निम्न आयु अगर आपके पैसा कम कमाते हैं तो आपके कमरों में क्या क्या चीज़ सम्मिलित कर सकते हैं आप? बैठक, आंगन, बरामदा, स्नानागार, रहने का कमरा, रसोई घर और शौचालय, इतने की व्यवस्था आप कर लें तो आप समझिए कि एक प्रकार से आप कम जो है खर्चे में निपट जाएंगे। बाकी जब बड़े बड़े घरों की बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, भूमिखंड के चयन में आवश्यक बातें क्या हैं? तो भूमिखंड के चयन में ये सभी आवश्यक बातें, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत देखें, भूखंड का आकार ये भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए, भूमि जो होता है आपका ये भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के भूमि के प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि देखें, चिकनी भूमि होती है, रेतीली भूमि होती है और कंकरीली और पथरीली भूमि होती है। ये सभी भूमि के प्रकार हैं। इनमें से सबसे जो अच्छी भूमि मानी जाती है वो कंकरीली और पथरीली भूमि मानी जाती है घर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी भूमि आवास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती इनमें से? देखिए, भराव भूमि ठीक ठाक मानी जाती है, पथरीली भूमि बहुत अच्छी मानी जाती है, रेतीली और कंकरीली भूमि और अच्छी मानी जाती है, चिकनी भूमि एक प्रकार से घर बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों में सम्मिलित है। स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों में क्या सम्मिलित है भैया? प्रदूषण की संभावना कम हो, बिल्कुल। भूखंड के आसपास गंदे पानी का जमाव ना हो, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों में ये चीज़ें शामिल होती हैं। किसी भी भूमिखंड को चयन करते समय ये सारे कारक भी प्रभावित करते हैं। गा ऑप्शन इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, पशुशाला, कोयले के भट्ठे, शुद्ध जल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था का होना, दो मकानों के बीच खुली थोड़ी सी जगह होना, आवास निर्माण के किस तथा तथ्य कि किस तथ्य के अंतर्गत आता है ये सब बताएं? पशुशाला, कोयले का भट्ठा, शुद्ध जल की आपूर्ति, उचित व्यवस्था का होना, दो कमरों के बीच थोड़ी सी खुली जमीन का होना, इसके अलावा ये सब आवास निर्माण के किस तथ्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब स्वास्थ्य संबंधी तथ्य के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी तथ्य,
या विशेषताएं? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खा ऑप्शन। अगला प्रश्न सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आपका विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल ये आता है, बैंक और डाकघर भी आता है, बाजार, पार्क, मनोरंजन स्थल, ये सब सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। घर के आसपास हों ज़्यादा बेटर माने जाते हैं, इसी को सार्वजनिक सुविधा कहा जाता है। विद्यालय को, स्वास्थ्य केंद्र को, अस्पताल को, बैंक को, डाकघर को, मनोरंजन स्थल को, पार्क को, बाजार को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, घा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आपके ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। किसी की कला का आधार है, बताएं बताएं। अच्छा ये बताएं, गंदे जल के निष्कासन के लिए क्या आवश्यक होता है? नालियों की उचित व्यवस्था करी जाए। ओके, गंदगी से जो गंदे जल से कौन से रोग होते हैं? पेचिश, अतिसार, हैजा, ये तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताएं, बैठक की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है? अगर कोई बैठक आपको बनानी है, बैठका बनाना घर में, तो कितना लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए? कम से कम 3 अगर मीटर लंबाई हो आपकी, तो लगभग 2 मीटर आपकी चौड़ाई, यानी 3:2। अगर 6 मीटर का आपका कमरा है, ठीक है, 6 मतलब कि 6 का है, तो एक प्रकार से वो 4 का होना चाहिए, ठीक है। वो आपका 9 का अगर ये होगा, तो ये आपका कितने का होगा? 6 का होगा, ठीक है। 3 त्रिका 9, तो 2 3 6, 3 चौको 12, तो ये 12 का अगर होगा, तो ये आपका 8 का होगा, ठीक है। इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताएं, जो अस्थाना गृह होता है, यानी कि जो बाथरूम होता है, ये कितना होना चाहिए? तो 6x7 का होना चाहिए ये, ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसका। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बरामदे को किस उपयोग में लाया जा सकता है? तो बच्चों को खेलने के लिए बरामदा का उपयोग लाते हैं लोग, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बैठक का आकार हमेशा आयताकार बनाना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी कला का आधार क्या होता है? किसी भी कला का आधार क्या होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। बनावट, वक्र रेखा, या फिर ये सभी? तो किसी भी कला का जो एक प्रकार से आधार होता है, बनावट उसकी, और रेखा, कितनी रेखाओं का प्रयोग हुआ है, वक्र, ये सभी। घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट की कला का सबसे अच्छा सिद्धांत है। सजावट की कला का सबसे अच्छा सिद्धांत होता है लय। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लय प्राप्ति के तरीके कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वक्र रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? उल्लास प्रदर्शित करती हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रेखा, आकार, पोत तथा रंग की व्यवस्था को क्या कहते हैं? डिजाइन बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा, एकता और भिन्नता का क्या एकता और भिन्नता का सिद्धांत है। एकता और भिन्नता का सिद्धांत है अनुरूपता। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक अच्छे नमूने से निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक अच्छे नमूने में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सादगी होना चाहिए एक अच्छे नमूने में, सुंदरता और मौलिकता, ये सब एक अच्छे नमूने में, एक अच्छे सजावट के नमूने में ये सभी गुण होने चाहिए। घा ऑप्शन इसका उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अनुपात संबंधों का नियम है, किसने कहा? अनुपात संबंधों का नियम है, इसको रट महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, डिजाइन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक संरचनात्मक डिजाइन होती है और एक सजावटी डिजाइन होती है। घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, किसी भी कला को में प्राथमिक इकाई होती है। किसी भी कला में प्राथमिक इकाई होती है, बताएं। किसी भी कला में प्राथमिक इकाई होती है, उसकी रेखाएं। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेखाएं प्राथमिक इकाई होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोल्डस्टीन तथा गोल्डस्टीन के अनुसार विश्राम व स्थिरता क्या है? ये सब संतुलन है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। बैठक का आकार होना चाहिए कैसा? बैठक का आकार हमेशा आयताकार बनवाना चाहिए। खा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। लय की आप उत्पत्ति होती है, लय की उत्पत्ति किससे होती है? आवृत्ति से, निरंतरता से और अनुक्रम, इन तीनों से लय की उत्पत्ति होती है। घा ऑप्शन उपरोक्त तो सभी से। अगला प्रश्न है, औपचारिक संतुलन द्वारा प्राप्त होता है। औपचारिक संतुलन के द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बल संबंधित है किससे? बल जो है ये नमूने के सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। तो ये रिवीजन क्लास चल रही है आपकी, इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बताएं, रट महोदय के अनुसार निम्न में से कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? देखिए, डिजाइन के सिद्धांत में आपका रट महोदय कहते हैं कि पैटर्न जो होता है डिजाइन के सिद्धांत में नहीं आता है। अनुपात, दबाव और संतुलन ये आता है, ठीक है। संबंधों का नियम जो होता है वो अनुपात से संबंधित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रट महोदय ने कला के 4 तत्वों के बारे में बताया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके,
अच्छा बताएं, आड़ी और समतल रेखा जो होती है वो किसका भाव प्रदर्शित करती है? वो विश्राम का भाव प्रदर्शित करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बताएं, अगला प्रश्न है, कोमल चिकना और छिद्रयुक्त उदाहरण है। कोमल चिकना और छिद्रयुक्त उदाहरण जो होता है बनावट का, ये बनावट का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। देखिए, इकेबामा पुष्प सज्जा कहाँ की है? बताएं, इकेबामा जो पुष्प सज्जा है ये कहाँ की है? बताएं। बताएं, इकेबामा पुष्प सज्जा कहाँ की भैया? तो इकेबामा जो पुष्प सज्जा है ये आपकी जापानी पुष्प सज्जा है। फूल सजाने की व्यवस्था है जापानी। इकेबामा पुष्प माने फूल सजाने की व्यवस्था, पुष्प सज्जा, सज्जा माने सजाना। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। कैसे? फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा आप रख सकते हैं। थोड़ा मतलब पानी में थोड़ी नमक डाल करके आप अगर रखें तो बड़े आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, बी इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप में, यानी लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जापानी पुष्प सज्जा में सो सूचक संबंधित है मनुष्य से। ठीक है, सो जो होता है मनुष्य से संबंधित होता है जापानी पुष्प सज्जा में। अगला प्रश्न है, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। किसको? तो रट महोदय ने कला के मूल तत्वों में रेखा, स्वरूप और स्पर्श को स्थान दिया है, जबकि प्रकाश को स्थान नहीं दिया है। घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती है। क्या नहीं उत्पन्न होती है? सज्जा और सौंदर्य वर्धन नहीं हो पाता। अगर प्रकाश धीमा होता है तो अच्छे तरीके से वो नहीं दिखता है। ठीक है, सज्जा में सौंदर्य वर्धन एक प्रकार से उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर? घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? अगर बैठका है या पढ़ने का कमरा है तो उसमें कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए भैया? तो लगभग 100 वाट का बल्ब उसमें हो, तब आप अच्छे तरीके से वहाँ पर पढ़ पाएंगे। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, घर की बनावट व परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य हैं। घर की सजावट और परिसज्जा के उद्देश्य हैं। देखिए, सुंदरता, घर की सजावट और परिसज्जा के उद्देश्य होते हैं। क्रियात्मकता, क्रिएटिविटी भी होती है और अभिव्यक्ति भी होती है। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। क्योंकि अच्छा घर जो होता है वो एक प्रकार से बिना कहे ही सारी बातें कह देता है। अगला प्रश्न, गृह सज्जा के उद्देश्य क्या हैं? गृह सज्जा के उद्देश्य हैं, देखिए गृह सज्जा के उद्देश्य में सुंदरता बहुत जरूरी होती है। गृह सज्जा का उद्देश्य क्या है? सुंदरता। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक दीवार व फर्नीचर के लिए पसंद की जाने वाली सामग्री है। बताएं। तो आधुनिक दीवार व फर्नीचर के लिए पसंद की जाने वाली जो सामग्री है वो कौन सी है? धातु, लकड़ी या प्लास्टिक का, चमड़ा या चमड़ा? बताएं। तो आधुनिक दीवार जो होती है वह फर्नीचर के लिए पसंद की जाने वाली जो सामग्री है वो चमड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर है। आधुनिक लोग जो है ऐसे करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताएं, फर्नीचर के इतिहास में बारीक शैली का कौन सा काल, मतलब कि कौन सा काल है बारीक शैली का? 1755 से लेकर के 1800 ईस्वी का जो काल है ये फर्नीचर के इतिहास में बारीक शैली का काल माना जाता है। बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? तो बड़े बड़े फूल का कपड़ा लगाना चाहिए। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? कि वो उपयोगी हो और टिकाऊ हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होते हैं? तो घर के कोने के लिए लंबी फूल सज्जा उपयुक्त मानी जाती है। ओके। मंडला एक फर सजावट है राजस्थान की। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रसार शिक्षा शिक्षा का क्या लक्ष्य है? बताएं। प्रसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रसार शिक्षा का क्या लक्ष्य होता है? प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य पारिवारिक कल्याण और स्वस्थ पारिवारिक कल्याण, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय कल्याण, ये सब प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर जेपी लीगन्स का ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा का आधार है, प्रसार शिक्षा का आधार होता है ग्रामीण जीवन। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है कौन सा? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो प्रसार शिक्षा शब्द का जो प्रयोग किया गया है
सबसे पहले कब किया गया भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रसार शिक्षा का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1873 में, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एक्सटेंशन माने ही प्रसार होता है, तो एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बारोही ने 1844 में। ठीक है, किसने किया था, वो रोही ने किया था, वो रही 1844 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा का उद्भव कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में ही हुआ है, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग 1844 में ही वो रही महोदय ने कर दिया था, और प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो वो 1844 में वो रही ने किया था। लेकिन अगर 1844 ऑप्शन में ना हो, 1873 भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थित रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय मतलब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है प्रसार शिक्षा का एक प्रकार से वो शुरू हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा को एक सतत या अनवरत प्रक्रिया कौन मानते हैं इनमें से, तो प्रसार शिक्षा को एक सतत और अनवरत प्रक्रिया मानते हैं कौन, पीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में और योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए। ये सभी के लिए कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर घा लगा दे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी के लिए जो है सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार कार्यकर्ता में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है, खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं, सीखने की प्रक्रिया को संक्षेप में क्या कहते हैं, बताएं। सीखने की प्रक्रिया को संक्षेप में बोलते हैं AIDCAS। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, AIDCAS संबंधित है किससे, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम माने होता सीखना, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक और प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी, तो होगी कार्य साधक क्षमता परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम कौन सा सही है इनमें से, तो इनमें से कौन सा क्रम सही है भाई, इनमें से जो पहले ध्यान, फिर समक्ष, फिर अनुभूति, फिर अवधारणा, फिर सीखना, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रयोगशाला से कृषि संबंधित नई पद्धतियों को खेतों तक पहुंचने में या पहुंचाने में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है, तो मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है, गांव में प्रसार मतलब प्रयोगशाला से कृषि संबंधित नई पद्धतियों को खेतों तक पहुंचने में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है प्रसार कार्यकर्ता, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, गांव में प्रसार कार्य करते समय किस प्रकार के संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो इसमें स्थानीय और बाहरी संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा के प्रशासक में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए, प्रसार शिक्षा के प्रशासक में या प्रसार शिक्षा के प्रशासक में या प्रचारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, कार्यकर्ता का ढंग प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, बिल्कुल, सफल नेतृत्वकर्ता भी होना चाहिए, सृजनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू यानी उसका दृष्टिकोण भी सृजनात्मक होना चाहिए, ये तीनों विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए, तीनों गुण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, घा ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है, तो प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र जो होता है वो बहुआयामी होता है, खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रभावी एवं चलें बताएं, प्रभावी और वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इनमें से क्या होना चाहिए, बताएं, इनमें से क्या होना चाहिए भैया, इनमें से क्या होना चाहिए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रभावी और वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इनमें से क्या होना चाहिए, तो इनमें से क्या होना चाहिए भैया, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता का गुण नहीं है, प्रसार कार्यकर्ता का क्या गुण नहीं है, दूरदर्शिता इसका गुण नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता के गुण में प्रगतिशील विचारधारा, विनक्त और मृदुभाषी, और इसके अलावा दूरदर्शिता इसके अंदर होती है प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत।
जबकि यादूरदर्शिता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना जो होता है वो मोटिवेशन से, प्रेरणा से प्रभावित होता है। घ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मूक संचार का उदाहरण है, बताएं मूक संचार का क्या उदाहरण है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मूक संचार का उदाहरण है पत्र। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन, टेलीफोन और रेडियो ये मूक नहीं है, ठीक है। पत्र आप पढ़ सकते हैं, पत्र को आप लिख सकते हैं, पत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन आप टेलीविज़न पर आप जो है श्रव्य दृश्य दोनों साधन है आपका, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मूक संचार का उदाहरण है पत्र आपका। अगला प्रश्न, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं पारस्परिक संचार। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जो कि कैसा है? जो कि लैटिन भाषा का है। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार शब्द किस लैटिन से आया है? संचार जो भाषा का शब्द, जो संचार शब्द है, ये कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, कम्युनिकेयर से या कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच कड़ी को क्या कहते हैं? तो संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक बात और आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। इस पर आपको को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। जैसे कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की वीडियोज़ जो होंगी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही विधिवत तैयारी होने वाली है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के मौलिक कार्य हैं। संप्रेषण के मौलिक कार्य क्या हैं भाई? संप्रेषण के मौलिक कार्य हैं चार कार्य होते हैं संप्रेषण के। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छा प्रेषक होने के लिए आवश्यक है। अच्छा प्रेषक होने के लिए क्या आवश्यक है? समुदाय में जाएं और लोगों की बातों को सुने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? तो एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार को जनसंचार कहा जाता है। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा कर सकता है? तो संचार प्रक्रिया में परस्पर क्षेत्र में विचार विमर्श रुकावटें पैदा कर सकता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता ये सभी रुकावटें पैदा कर सकते हैं। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, घा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य सामग्री कहलाती है, मतलब दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से शिक्षक सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य माने दिखाई पड़ने वाली, श्रव्य माने सुनाई पड़ने वाली। तो श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? कठपुतली नाटक जो है ये एक प्रकार से है, या फिर दूरदर्शन और या फिर एक प्रकार से स्लाइड्स। तो इनमें से जो दूरदर्शन है ये एक प्रकार से शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, दूरदर्शन। कठपुतली क्या है? कठपुतली एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलचित्र किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है? विस्तारण शिक्षा विधि या प्रसार शिक्षा विधि बताएं। तो चलचित्र जो होता है ये दृश्य एक प्रकार से है, दृश्य है, ठीक है, दृश्य जो है विस्तारण शिक्षा विधि। अगला प्रश्न है, किस यंत्र, इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में दिया गया है, कौन से यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिससे संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता है? तो होते दृश्य साधन। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है। कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है किससे? बाजार से, ऊंचे दाम पर, या विशेष खरीद पर, या फिर एक प्रकार से सस्ती और उपलब्ध सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विशेष निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित दृश्य मतलब गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो चाकपाट, जो चाकपट है या एक प्रकार से श्यामपट है, ये गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? बताएं, निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? तो होती प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। श्रव्य दृश्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है कौन सा इनमें से? दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? तो आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है इस समय दूरदर्शन, ठीक है, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रदर्शनी दृश्य है तो क्या होगी? प्रदर्शनी दृश्य है तो
पोस्टर और चार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्लैश कार्ड्स उपयुक्त है। फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं ये प्रक्रिया चरणों को समझाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, एक पोस्टर का आकार समानता लगभग कैसे होना चाहिए? तो एक पोस्टर का आकार लगभग 50 सेंटीमीटर गुणे 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 75 मतलब 50 गुणे 75 का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विचारों की श्रृंखला को चार्ट्स बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। यही प्रश्न और इसके अलावा एक मॉडल पेपर इससे पहले भी मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो इस सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का आपका कल पेपर लगा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।